हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछले लेक्चर में हमने ये कार्य और ऊर्जा वाला चैप्टर चालू कर दिया था और हमने कार्य के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था। जितनी भी बेसिक डिटेल होती है किसी भी भौतिक राशि को लेकर वो हमने सारी पढ़ ली थी। इसके साथ साथ मैंने जो लास्ट में वीडियो एंड किया था वो किया था कार्य के प्रकारों पर। तो एक प्रकार शायद हमने पढ़ लिया था और वो कार्य का प्रकार था धनात्मक कार्य। तो आज की क्लास उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उसी को आगे बढ़ाते हुए चालू करता हूं। कार्य के 5 प्रकार थे: धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य, गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य और वर्तुल पथ पर होने वाला कार्य। तो एक तो कंप्लीट हो गया था, कौन सा? धनात्मक कार्य। तो आज की इस क्लास में जो 4 प्रकार के कार्य जो रिमेनिंग है, शेष है, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ 2 ऑफ टाइप ऑफ वर्क, दूसरे प्रकार का जो कार्य है वो है ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य यानी कि नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य। आप सोचो, हम सोच सकते हैं कि हम जो काम करते हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं बाइक चला रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, या आप भी कुछ भी कर रहे हो, तो काम तो प्लस में होता है। कोई भी काम क्या कभी ऋणात्मक हो सकता है क्या? कि हमने कोई काम किया और वो माइनस में गया हो, हालांकि हमारा काम बिगड़ा हो, लेकिन काम तुमने किया ही है ना, काम तो प्लस में है ना। लेकिन किया गया काम माइनस कब होता है? ये एक सोचने की लायक बात है कि कोई भी अगर हम काम करते हैं तो वो नेगेटिव कब हो सकता है, किया गया कार्य ऋणात्मक कब हो सकता है। तो सुनो ध्यान से, इसका मैं एग्जांपल लूं और फॉर्मूले से भी इस चीज को डेराइव कर दूंगा। किया गया कार्य ऋणात्मक तब होता है जब किसी वाहन पर ब्रेक मारे जाते हैं। वाहन पर ब्रेक मारने पर किया गया कार्य जो W है, फंक्शन है, वो क्या हो जाता है? नेगेटिव। अगर किसी वाहन पर ब्रेक मारे जाते हैं तो फिर किया गया कार्य माइनस हो जाता है। कैसे? समझना ध्यान से। मान लो ये कोई वाहन है या ये कोई गाड़ी है, ये कोई बस है, ऐसे मान लो ये क्या है? ये बस है। हाँ, और ये बस है और ये रोड पर चल रही है। अब ये जो बस चल रही है रोड पर, तो बस विस्थापन किस दिशा में कर रही है? मतलब बस का जो विस्थापन है वो इस दिशा में है, बस इस दिशा में जा रही है, बस इस दिशा में विस्थापित हो रही है, इधर जा रही है। तो इधर तो हो गया इसका S, विस्थापन है इस दिशा में। अगर मान लो चलती हुई बस पर ब्रेक मारे जाते हैं या चलती हुई बस पर ब्रेक लगाए जाते हैं, तो बस इस दिशा में चल रही थी ना, और ब्रेक कब लगते हैं? ब्रेक लगता है जब ब्रेक लगते हैं तो एक बल लगता है, घर्षण बल, और घर्षण बल लगता है गति के विपरीत दिशा में। बस गति किस दिशा में कर रही है? इस दिशा में। जिस दिशा में गति हो रही है उसी दिशा में बस का विस्थापन है। लेकिन जैसे ही ब्रेक मारे जाते हैं, इस बस के जस्ट सामने से बस के, देखो बस इस दिशा में विस्थापित हो रही है इधर। जैसे ही बस पर ब्रेक मारे गए, बस रुक गई, क्योंकि सामने से एक बल लगा और वो बल था घर्षण बल। और घर्षण बल, ध्यान रखना, घर्षण बल हमने 8th क्लास में पढ़ा है। घर्षण बल होता है गति के विपरीत दिशा में, और जब तक घर्षण बल अप्लाई नहीं होगा तब तक गाड़ी पर ब्रेक भी नहीं मारे जा सकते हैं। अगर घर्षण बल नहीं होगा ना तो बस को रोका भी नहीं जा सकता। तो घर्षण बल किस किस के बीच में लग रहा है? घर्षण बल लग रहा है इस रोड और इस टायर के बीच में। जो बस का पहिया है ना, उस पहिए के बीच में और उस रोड के बीच में जो बल लगा, जैसे ही हमने बाह्य बल लगाकर बस पर ब्रेक लगाए, बस पर ब्रेक मारे, तो हमने बल लगाया, तो बल लगने से बस रुकी, क्योंकि सामने से क्या लगा? बल। ब्रेक लगाने में सामने से बल लगा, और ये जो बल है, घर्षण बल है, ये गति का विरोध करता है। बस की गति थी आगे, ब्रेक लगा, बस की गति थी आगे, घर्षण बल लगा सामने से। तो घर्षण बल गति को रोकता है, गति का विरोध करता है, गति नहीं होने देता वस्तु के अंदर। तो गति तो इधर हो रही थी ना, और ब्रेक लगने से घर्षण बल किधर लगा? इधर। तो दोनों विपरीत दिशा में हुए कि नहीं हुए? गाड़ी इधर चल रही है, ब्रेक सामने से मारे जा रहे हैं, गाड़ी इधर चल रही है, घर्षण बल सामने से लग रहा है, तो बस जगह ही रुक गई। और गाड़ी का जो विस्थापन है और जो बल की दिशा है वो एक दूसरे के क्या हो गई?
विपरीत हो गई, यानी कि S तो है इधर, मतलब विस्थापन तो है इधर और बल लग रहा है सामने से। तो इन जो दो घटक है कार्य को जो निर्धारित करते हैं, कार्य का सूत्र ही तो होता है F इंटू एस। तो S तो लग रहा है इधर, बल लग रहा है इधर, इन दोनों घटकों में एक कोण बन गया। और कितने डिग्री का कोण बन गया, देखो ऐसे एक सीधी लाइन में आ गए ना, तो दोनों घटकों के बीच में कोण बन गया। और ये एक सीधी रेखा पर अगर ये ऐसा कोण बनता है तो वो कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। यहाँ पर जो दो घटक आ रहे हैं F और S, इनके बीच में थीटा का मान कितना आया, 180। 180। और हमने बल का घटक निकालने के लिए सूत्र क्या अप्लाई किया था, एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। तो इस केस में, कौन से केस में, जब वाहन पर ब्रेक लगते हैं, तो इस केस में थीटा का मान 180 आता है। क्यों, क्योंकि दोनों एक सीधी रेखा पर आ रहे हैं, वो इसलिए बल लग रहा है इस दिशा में, सूर्य विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, बल लग रहा है इस दिशा में। दोनों मतलब बल और जो विस्थापन है दोनों एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं। तो दोनों के बीच में जो कोण बना वो कितने डिग्री का बना, 180 डिग्री का कोण बन गया। तो थीटा का मान कितना लेना है, 180। तो W बराबर एफ एस कोस 180, थीटा का मान 180 डाल दिया ना, कोस 180। और कोस 180 का मान कितना होता है, कोस 180 का मान होता है -1। कोस 180 का मान -1। तो देखो W बराबर कोस 180 का मान माइनस हो गया ना, तो एफ एस ये पूरा ही माइनस हो गया, माइनस मतलब इंटू -1। तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा। और माइनस लगने का मतलब ये है, थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, इक्वल -FS। और माइनस लगने का मतलब ये है कि इस दिशा में किया गया कार्य माइनस हो गया, किया गया कार्य माइनस है। अब किया गया कार्य माइनस इसलिए है कि हम बस को इधर लेके जा रहे थे, हम कार्य इधर कर रहे थे, लेकिन सामने से बल लगने से बस ही रुक गई। तो हमारा जो काम है वो नेगेटिव चला गया। हम बल इधर लगा रहे हैं, मतलब बस को विस्थापित इधर कर रहे हैं, बल इधर लग रहा है। तो किया गया काम कैसा हो गया, माइनस। किया गया काम माइनस। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो कितने केस पढ़ लिए हमने, 2। इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था धनात्मक कार्य और इसमें ऋणात्मक कार्य। अभी भी कार्य के कितने प्रकार बाकी है, 3। तो नंबर 3 वाला कौन सा है, शून्य कार्य। तो देखते हैं शून्य कार्य। देखो तीसरा काम कौन सा कार्य है, शून्य कार्य। शून्य कार्य, किया गया काम 0 कब होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। किया गया काम 0 कब होता है। एक बार कार्य का सूत्र हम लिख लेते हैं, W बराबर एफ एस, W बराबर एफ एस। देखो किया गया कार्य शून्य कब होगा, जब इन दोनों राशियों में, किया गया कार्य शून्य कब होगा, जब इन दोनों राशियों में से या तो बल या विस्थापन, दोनों में से अगर एक 0 होगा ना, तो किया गया काम क्या हो जाता है, 0। तो ऐसी दो कौन सी स्थितियां आती है, ऐसी दो कौन सी पोजीशंस है जिसमें या तो F 0 होता है या फिर S 0 होता है। देखते हैं केस फर्स्ट। थर्ड के अंदर भी केस, मतलब इसको भी केस में डिवाइड कर दिया। केस फर्स्ट ये है, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल शून्य हो, सॉरी, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल, नहीं बल मत करो, यदि किसी वस्तु का विस्थापन मतलब S शून्य हो, तो वो तो हमें पता है, ठीक है। अगर दोनों राशियों में से एक राशि भी शून्य होगी तो दूसरी तो उससे गुणा होकर वैसे ही शून्य हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो, तो पहला केस ये है, हमें वो स्थिति सोचनी है, उस स्थिति का निर्धारण करना है जिसमें हमें ये पता लगे कि वहां पर
हम काम भी कर रहे हैं लेकिन वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हो रहा, मतलब विस्थापन क्या हो, शून्य है। और ऐसा एग्जाम्पल कब देखने को मिलता है, जब हम किसी दीवार को धक्का मारते हैं, किसी दीवार को धक्का मारते हैं। देखो सोचो, जैसे मान लो इस बोर्ड को आप एक दीवार मान लो, तो बोर्ड दीवार से तो अटैच है, मैं इस दीवार पर ऐसे बल लगा रहा हूं जोर से, ठीक है, या इस बोर्ड की इधर दीवार है, मैं इस पे जोर से बल लगा रहा हूं, तो मैं इस दीवार पर काम कर रहा हूं, इस दीवार पर क्या कर रहा हूं, काम तो तब होगा जब मैं बल लगाऊंगा, वस्तु विस्थापित होगी। तो मैं बल तो लगा रहा हूं, किसी दीवार पर मैं कितना ही बल लगा लूं, किसी दीवार पर मैं कितना ही एफ लगा लूं, लेकिन उस दीवार में एस उत्पन्न होने वाला नहीं है। एस का मतलब है विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। चाहे मैं किसी दीवार पर कितना ही बल लगा लूं, लेकिन उस दीवार में विस्थापन नहीं होगा, उस दीवार में कोई गति नहीं होगी। और अगर गति नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि विस्थापन क्या होता है, शून्य। और विस्थापन शून्य कब होता है, जब हम किसी दीवार को धक्का मारते हैं। तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या हो जाता है, W बराबर एफ तो कुछ बल तो लगा ही रहे ना, एफ जीरो थोड़ी है, लेकिन एस क्या हो गया, जीरो, क्योंकि जब दीवार को धक्का मारते हैं तो दीवार थोड़ी गति कर सकती है, तो एस ऑटोमेटिकली क्या हो गया, जीरो हो गया ना। तो ये जीरो, तो बल भी क्या हो गया, जीरो, तो किया गया कार्य क्या हो गया, शून्य। आई बात समझ में, किया गया कार्य शून्य दो पोजीशन में हो सकता है, दो स्थितियों में हो सकता है। एक तो अगर किसी वस्तु पर, या एक तो तब हो सकता है जब किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो, और एक तब हो सकता है जब किसी वस्तु पर आरोपित बल क्या हो, शून्य हो। तो दोनों स्थितियों में तो विस्थापन शून्य कब होता है वो तो हमने देख लिया। अब बल शून्य कब हो सकता है वो भी देख लो। केस सेकंड, केस सेकंड यह है, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल शून्य हो तो भी किया गया कार्य क्या हो जाता है, जीरो। ऐसा एग्जाम्पल कब देखने को मिलता है, देखो पहले केस में तो एग्जाम्पल था कि दीवार पर धक्का मारते हैं तो विस्थापन जीरो, तो किया गया कार्य पूरा ही जीरो, क्योंकि एक राशि जीरो हो गई तो जीरो से गुणा करोगे तो वो भी जीरो हो जाएगी। तो अब दूसरे केस में क्या करना है, बल को जीरो करना है, और हम अपने तरीके से जीरो नहीं करते, हमें ऐसा उदाहरण ढूंढना है जिसमें किया गया मतलब गति तो हो रही है, एस तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन बल जीरो होगा। और ऐसा केस कब होता है, ऐसा केस तब होता है जब हम किसी साइकिल को चलाते हैं और पेडल मारकर, काफी तेज पेडल मारकर जब हम पेडल मारना छोड़ देते हैं ना तो साइकिल चलती रहती है कि नहीं चलती। अब हमने साइकिल पर पेडल मारकर थोड़ी देर बाद में पेडल मारना छोड़ दिया तो पेडल नहीं मार रहे, मतलब हम साइकिल पर बल नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी साइकिल गति कर रही है, मतलब फिर भी साइकिल में विस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसका एग्जाम्पल ये है, साइकिल पर पेडल मारकर छोड़ने पर भी साइकिल विस्थापित होती है, काम समझ में आ रहा है। साइकिल पर पेडल मार दिया, ठीक है, पहले बल लगा दिया, लेकिन फिर पेडल मारना छोड़ दिया तो हम बल लगा ही नहीं रहे, पेडल मार, आप बिल्कुल फ्री होकर बैठे हो, कोई बल नहीं लगा रहे हो, ठीक है, कोई मांसपेशियों का बल नहीं लग रहा पेडल पर, पेडल मारना आपने छोड़ दिया, इसका मतलब एफ जीरो हो गया, बल जीरो हो गया, लेकिन एस हो रहा है, एस तो क्या होता है, गति, साइकिल गति कर रही है कि नहीं कर रही है, बल नहीं होने पर, बल जीरो होने पर भी साइकिल क्या कर रही है, गति। तो इस केस के अंदर एस जीरो हो गया, सॉरी इस केस के अंदर एफ जीरो हो गया, इस केस के अंदर एफ, पहले वाले केस में एस जीरो हुआ था, दूसरे केस में एफ जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि W बराबर एफ इंटू एस होता है ना, तो एफ तो क्या हो गया, जीरो, क्योंकि पेडल मारना छोड़ दिया, तो W बराबर जीरो इंटू एस, तो किया गया कार्य शून्य। इन दो स्थितियों में किया गया कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और किया गया कार्य शून्य कब होता है, दो केस होते हैं, एक तो बल जीरो हो, एक तो बल क्या हो, जीरो हो, और दूसरे केस में क्या हो, विस्थापन जीरो हो। तो दोनों स्थितियों में किया गया कार्य क्या हो जाता है, शून्य, ठीक है। तो हमने कितने काम पढ़े, दो, एक तो
इससे पहले वाला पढ़ा ऋणात्मक कार्य और एक इसके बाद में पढ़ा हमने शून्य कार्य। तो 3 टाइप के कार्य तो हमने कंप्लीट कर लिए, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। देखो नंबर 4 वाला जो कार्य है वो भी पढ़ते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य, गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य। अब देखो हमने 10th चैप्टर पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण वाला, और गुरुत्वीय क्षेत्र कौन सा होता है? अगर हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कोई काम करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कोई काम करते हैं, जैसे कोई पानी की बाल्टी भरी हुई है, हम उसको ऊपर उठा के लेके आ रहे हैं, तो उस बाल्टी को उठाने में जोर आ रहा है क्योंकि उसके नीचे बल लग रहा है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं लगे तो हम उस बाल्टी को ऐसे ही उठा लाए, ठीक है। या अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जा रही है, ये मारकर ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, तो कितना कार्य हो रहा है उस गुरुत्वीय क्षेत्र में, उस गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी वस्तु के द्वारा या किसी भी पिंड या कण के द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है और उसका मान कितना होता है, वही चीज हमें निकालनी है। तो वो भी बल के सूत्र से निकलेगा। बल का सूत्र हम भली बात ही जानते हैं कि W = F × S, F × S। तो यहाँ पर देखो बल का सूत्र क्या होता है? F = ma, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। और ये हमने 10वें चैप्टर में पढ़ लिया था कि जो गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण में अगर कोई चीज पढ़ते हैं, तो वहां पर जो त्वरण आता है ना, वो नॉर्मल त्वरण नहीं होता, वो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण होता है। और गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? A = G। तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा? mg। तो F का मान तो क्या आ जाएगा? mg। और जो S है ना, S, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो S विस्थापन होता है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होती है। लेकिन अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो उसको हम लंबाई के रूप में देखते हैं, हाइट के रूप में देखते हैं। तो S किस में चेंज हो जाता है? हाइट में, H में। तो S की जगह हम क्या यूज करेंगे? H, ठीक है। तो mg और mg हो गया ना, और S की जगह क्या यूज करेंगे? H। तो दोनों का मान डालो, तो W = F का मान तो क्या हो गया? mg × S का मान क्या हो गया? H। तो W = mgh, W = mgh। अब देख लो, गुरुत्वीय क्षेत्र में या गुरुत्वाकर्षण के अधीन या उस क्षेत्र में किया गया जो कार्य का मान होता है वो होता है mgh। अब ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आए, अगर जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना, और अगर क्वेश्चन मैं पढ़ूं तो आपको देखते ही या सुनते ही समझ जाना है कैसा क्वेश्चन। अगर मैं ऐसा बोलूं ना कि किसी वस्तु को पृथ्वी से उठाकर ऊपर लेके जा रहे हैं, या कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, तो नीचे से चाहे ऊपर लेके जाऊं, ऊपर से चाहे नीचे लेके आऊं, वो काम गुरुत्वाकर्षण के विपरीत या गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण वर्ड आ गया, पृथ्वी से जा रहे हो ऊपर, ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो और क्वेश्चन में पूछा जाए कि किया गया कार्य निकालो, तो बिना सोचे समझे गुरुत्वाकर्षण के लिए आपको सूत्र लगाना है कौन सा? W = mgh, W = mgh। और ये कैसे आया? ये ऐसे आया, समझ गए आराम से। तो ये कार्य था 3। अगर गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड, पृथ्वी से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आए तो हमें कौन सा सूत्र अप्लाई करना है? mgh। फिर से नोटिस करवा रहा हूं, पृथ्वी के सापेक्ष कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं जैसे क्वेश्चन पूछूं कि किसी वस्तु को पृथ्वी से, किसी वस्तु को या पृथ्वी से उठाकर इतनी ऊंचाई पर लेके जाया जा रहा है, या इतने मास की कोई वस्तु है उसको ऊपर लेके जाया जा रहा है, तो उस वस्तु को ऊपर उठाने में कितना काम किया? तो बिना सोचे समझे कौन सा सूत्र? mgh। सबके मान मिलेंगे आपको, उस वस्तु का द्रव्यमान मिलेगा, g का मान हमें पता है 10 होता है, और ऊंचाई क्वेश्चन में दी हुई होती है, फटाफट क्वेश्चन निकल जाएगा, वो तो हम आगे निकालेंगे। लेकिन आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? mgh, ठीक है। तो कितने काम हो गए? 4। फाइनली लास्ट काम है, कौन सा काम है? 5वां, और वो है, इधर कर देता हूं, वर्तुल पथ पर किया गया कार्य। वर्तुल का मतलब गोलाकार पथ, वर्तुल का मतलब गोलाकार पथ। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि जब मैंने परमाणु वाला चैप्टर पढ़ाया था, कौन सा चैप्टर? परमाणु वाला। जैसे मान लो ये परमाणु है, और परमाणु के बीच में कौन होता है? प्रोटॉन। परमाणु के बीच में क्या होता है? प्रोटॉन। मतलब ये तो नाभिक है ना बीचों बीच में, ये नाभिक हो गया, ये प्रोटॉन, ये नाभिक,
और नाभिक के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन के चारों तरफ या नाभिक के चारों तरफ क्या बनी होती है? कक्षाएं बनी होती है, ठीक है। और इन कक्षाओं में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। इन कक्षाओं में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये नाभिक है, ये नाभिक है और नाभिक के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन, जिस पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। तो मैंने ये बताया था जब तुम्हें तीसरा और चौथा चैप्टर पढ़ाया था परमाणु वाला, कि जो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के अंदर घूमता रहता है उस पर हमेशा एक बल लगता रहता है, नाभिक का बल, और एक्चुअल में वो बल लगाता है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक बल अनुभव करता है और वो बल की जो दिशा होती है ना वो अंदर की तरफ होती है, परमाणु में अंदर की तरफ। तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लग रहा है ऐसे अंदर की तरफ, बल की दिशा है ऐसे अंदर की तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पर हमेशा अंदर की तरफ एक बल लग रहा है, फिर भी इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ बनी हुई वर्ताकार कक्षाओं में या वर्तुल पथ पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो बल तो लग रहा है नीचे, एफ तो है ये, और बल ये इलेक्ट्रॉन घूम कर ऐसे आएगा ना ऐसे, तो फिलहाल तो इलेक्ट्रॉन की दिशा है इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन गति करेगा ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन गति इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन इधर, इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है इधर। तो S और F के बीच में थीटा का मान कितना आ रहा है? F और S के बीच में थीटा का मान आ रहा है 90 डिग्री। आप चेक कर सकते हो, बन रहा है ना 90 डिग्री का कोण। आप इलेक्ट्रॉन को किसी भी पोजीशन पर नोटिस कर लो, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, इलेक्ट्रॉन घूम कर यहां पर आ गया, अभी भी इलेक्ट्रॉन पर बल कहां लग रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है ना ऐसे, F अंदर। अब इलेक्ट्रॉन इधर से घूम कर आया, तो पहले तो ये विस्थापन की दिशा इधर थी, अब विस्थापन की दिशा इधर हो गई, मतलब S इधर हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर आ गया, फिर भी बल कहां पर लग रहा है? अंदर की तरफ F। इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की दिशा किधर है? विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो ये है H। और इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल की दिशा है वो अंदर की तरफ है, और इलेक्ट्रॉन पर जो विस्थापन की दिशा है वो इस तरफ है। तो किसी भी केस में उठा के देख लो, इलेक्ट्रॉन पर जो दो घटक काम कर रहे हैं F और S, वो हमेशा एक दूसरे के लंबवत है, हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर बने हुए हैं। दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण। मतलब F और S के बीच में जो कोस थीटा का मान आ रहा है, थीटा का मान आ रहा है 90 डिग्री, तो थीटा का मान हर केस में कितना है? 90 डिग्री। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो, W इक्वल एफ एस कोस थीटा, तो थीटा तो कितना है? 90 है, तो W बराबर एफ एस कोस 90। कितना हो गया? कोस 90। और कोस 90 का मान कितना होता है? कोस 90 का मान होता है 0। कोस 90 का मान 0। तो फिर ये किया गया काम ही क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो W बराबर किया गया, अगर ये 0 हो गया ना तो ये पूरा ही 0 हो गया, तो किया गया कार्य 0। तो ध्यान रखना, अगर वर्तुल पथ पर कोई वस्तु काम कर रही है तो वर्ताकार पथ पर किया गया कार्य का मान में हमेशा कितना होता है? 0 है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितना काम किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा काम किया जा रहा है 0 का। ठीक है, तो ये ऐसे हमने कार्य के 5 प्रकार पढ़ लिए। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य, वर्तुल पथ पर होने वाला कार्य और गुरुत्वीय क्षेत्र में होने वाला कार्य। ठीक है, तो कार्य वाला टॉपिक तो खत्म। इस पर कुछ न्यूमेरिकल करवाने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और एक और टॉपिक बच रहा है कि साथ के साथ कौन सा? ऊर्जा वाला। ठीक है, पढ़ते हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।